आज हम गियासुद्दीन बलबन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। गुलाम वंश के सुल्तानों में गियासुद्दीन बलबन सर्वाधिक प्रसिद्ध था। बलबन के बचपन का नाम बहाउद्दीन था। उसका संबंध तुर्क वंश के इलवारी कबीले के साथ था। उसका पिता इलवारी के एक कबीले का प्रधान था। इस कबीले में 10,000 परिवार थे। इस प्रकार बलबन का जन्म एक संपन्न घराने में हुआ था। दुर्भाग्यवश बचपन में ही मंगोलों ने बलबन का अपहरण कर लिया था तथा उन्होंने उसे बसरा के एक व्यापारी ख्वाजा जमालुद्दीन के हाथ बेच डाला था। उस व्यापारी ने बलबन को अच्छी शिक्षा दी। बाद में वह उसे दिल्ली ले आया, जहां उसने 1232 ईस्वी में सुल्तान इल्तुतमिश के जहां उसे बेच दिया। क्योंकि बलबन बहुत कुरूप था, इसलिए इल्तुतमिश ने उसे भिश्ती पानी ढोने का कार्य सौंपा। शीघ्र ही बलबन ने अपनी योग्यता एवं ईमानदारी से सुल्तान का दिल जीत लिया। अतः इल्तुतमिश ने न केवल उसे चहलगानी में ही सम्मिलित किया, अपितु अपनी एक बेटी का निकाह भी बलबन के साथ कर दिया। इसके पश्चात बलबन ने कभी पुनः पीछे नहीं देखा तथा वह उन्नति की मंजिलों पर तीव्रता से आगे ही बढ़ता चला गया। रज़िया की शासन काल में बलबन अमीर शिकार शाही शिकार का प्रबंधक के महत्वपूर्ण पद पर पहुंच गया था। बलबन एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और अवसरवादी व्यक्ति था। जब उसने देखा कि रज़िया की लोकप्रियता कम हो रही है, तो वह रज़िया के विरोधी गुट में सम्मिलित हो गया। उसने रज़िया को अपदस्थ करवाने तथा बहराम शाह को सुल्तान बनाने में सक्रिय योगदान दिया। अतः बहराम शाह ने बलबन की सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे अमीर-ए-अखुर शाही अश्वशाला का प्रधान के पद पर नियुक्त किया तथा उसे रेवाड़ी तथा हाँसी की जागीरें भी दी। अलाउद्दीन मसूद शाह ने बलबन को अमीर-ए-हाजिब शाही दरबार का वरिष्ठतम अधिकारी के उच्च पद पर नियुक्त किया। 1245 ईस्वी में जब मंगोलों ने अपने नेता मंगू खां के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण कर दिया, तो इस संकट के समय बलबन ने असाधारण साहस का परिचय दिया। उसने मंगोलों को कड़ी पराजय दी तथा उन्हें भारत छोड़ने पर विवश कर दिया। इस शानदार विजय से बलबन की शक्ति एवं प्रतिष्ठा में काफ़ी वृद्धि हुई। बलबन के समर्थन में 1246 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। उसके शासनकाल में बलबन का महत्व और भी बढ़ गया। सुल्तान ने उसे अपना वजीर प्रधानमंत्री नियुक्त किया। धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण सुल्तान ने राजनीति में कोई विशेष रुचि न ली। अतः राज्य की समस्त शक्तियाँ व्यावहारिक रूप में बलबन के हाथ में आ गई। बलबन की विभिन्न सफलताओं से प्रसन्न होकर सुल्तान ने उसे उलुग खां की उपाधि से सम्मानित किया। 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी एक पुत्री का विवाह सुल्तान के साथ कर दिया। इस प्रकार बलबन ने अपनी स्थिति को अधिक सुदृढ़ कर लिया। इस अवसर पर सुल्तान ने बलबन को उप सुल्तान की उपाधि से विभूषित किया। दिल्ली सल्तनत काल में बलबन अकेला ऐसा व्यक्ति था जिसे यह सम्मानित उपाधि दी गई थी। इस प्रकार नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में बलबन की शक्ति और प्रतिष्ठा अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। 1266 ईस्वी में सुल्तान नासिरुद्दीन के मृत्यु के पश्चात बलबन स्वयं सुल्तान बन गया। इस अवसर पर उसने गियासुद्दीन बलबन की उपाधि धारण की। उसने 1286 ईस्वी तक शासन किया। इस प्रकार बलबन अपने निरंतर परिश्रम तथा योग्यता के आधार पर एक गुलाम के रूप में अपना जीवन आरंभ करके सुल्तान के सर्वोच्च पद पर जा पहुंचा। प्रधानमंत्री के रूप में बलबन की सफलताएं। नासिरुद्दीन महमूद के लगभग संपूर्ण शासनकाल में बलबन 1246 ईस्वी से लेकर 1266 ईस्वी तक प्रधानमंत्री वजीर के पद पर रहा। इस समय के दौरान राज्य की वास्तविक बागडोर बलबन के हाथों में थी तथा नासिरुद्दीन केवल नाम मात्र का सुल्तान था। सुल्तान ने 1253 ईस्वी में बलबन को प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया था तथा इमामुद्दीन रेहान को इस पद पर नियुक्त किया, किंतु बलबन की अनुपस्थिति के कारण राज्य में विद्रोह होने लगे तथा अव्यवस्था फैल गई।
अतः विवश होकर सुल्तान ने बलबन को पुनः प्रधानमंत्री के पद पर 1254 ईस्वी में प्रतिष्ठित किया। इस पद पर रहते हुए बलबन ने अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की। इनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित अनुसार है। नंबर 1 है खोखरों का दमन। खोखर जाति के लोग झेलम तथा चिनाब नदियों के बीच वाले प्रदेश में रहते थे। उन्होंने अपनी लूटमार की कार्रवाइयों के द्वारा उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेशों में लोगों का जीवन दूभर कर रखा था। 1246 ईस्वी में बलबन ने सर्वप्रथम उनको कुचलने का निर्णय किया। इसलिए उसने एक विशाल सेना के साथ खोखरों पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के दौरान हजारों खोखर मारे गए तथा बड़ी संख्या में उनको बंदी बना लिया गया। परिणाम स्वरूप काफ़ी लंबे समय के पश्चात उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में शांति की स्थापना की जा सकी। नंबर 2 है दोआब के हिंदू सरदारों के विद्रोह का दमन। देश में फैली अराजकता का लाभ उठाकर दोआब के हिंदू सरदारों ने दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध विद्रोह का झंडा गाड़ दिया। ये विद्रोह दिल्ली सल्तनत के लिए एक चुनौती थे। बलबन ने इन विद्रोहों को कुचलने के लिए एक विशाल सेना के साथ दोआब पर आक्रमण कर दिया। कई मास के युद्धोपरांत बलबन ने इन विद्रोहियों पर नियंत्रण पाने में सफलता हासिल की। उसने बड़ी संख्या में हिंदुओं का कत्ल किया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों तथा बच्चों को भी न छोड़ा। तीसरा है राजपूतों का दमन। दोआब के हिंदू राजाओं के विद्रोहों को कुचलने के पश्चात बलबन ने राजपूतों की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने यद्यपि दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु अवसर मिलते ही वे बगावत कर देते थे। नासिरुद्दीन के शासनकाल में ग्वालियर, मालवा, चंदेरी, कालिंज तथा रणथंभौर के राजपूतों ने स्वतंत्र होने का प्रयास किया था, परंतु बलबन ने उनके प्रयत्नों को असफल बना दिया। इस प्रकार वह दिल्ली सल्तनत को एक बड़े संकट से सुरक्षित रखने में सफल सिद्ध हुआ। चौथा है मेवातियों का दमन। दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में मेवातियों ने बहुत अशांति फैला रखी थी। वे दिन के समय भी कुएं से पानी भरने जाने वाली लड़कियों का अपहरण कर लेते थे तथा उनसे दुर्व्यवहार करते थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपनी लूटमार के द्वारा लोगों का जीवन दूभर कर रखा था। 1248 ईस्वी में बलबन ने मेवातियों पर आक्रमण करके लगभग 12,000 मेवातियों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बावजूद उनकी ताकत को पूर्ण रूप से कुचला नहीं जा सका। नंबर 5 है कुतलुक खां के विद्रोह का दमन। कुतलुक खां अवध का सूबेदार था। वह बलबन का कट्टर विरोधी था। 1255 ईस्वी में उसने अवसर देखकर दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध विद्रोह का झंडा गाड़ दिया। बलबन ने तुरंत अवध पर आक्रमण करके इस विद्रोह को कठोरता से कुचल दिया। कुतलुक खां अपनी जान बचाकर भागने में सफल हो गया। नंबर 6 है किशलू खां के विद्रोह का दमन। किशलू खां बलबन का भाई था तथा वह मुल्तान तथा उच्च का सूबेदार था। उसने मंगोलों की सहायता से दिल्ली पर अधिकार करने की योजना बनाई। अवध का सूबेदार कुतलुक खां भी उनके साथ मिल गया। बलबन को इन विद्रोहियों के षड्यंत्र की पूर्व सूचना प्राप्त हो गई थी, इसलिए उसने उनके षड्यंत्र को बड़ी सूझबूझ से असफल बना दिया। किशलू खां तथा कुतलुक खां अपनी जान बचाने के लिए मैदान छोड़कर भाग गए। नंबर 7 है कटेहर के विद्रोह का दमन। मेवातियों के विद्रोह से प्रोत्साहित होकर कटेहर, रुहेलखंड के हिंदुओं ने भी सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह का झंडा गाड़ दिया। उन्होंने बदायूं तथा संभल के क्षेत्रों पर आक्रमण करके उनको अपने अधीन कर लिया। इस संकट के समय बलबन ने अपना साहस न छोड़ा। उसने एक विशाल सेना के साथ कटेहर पर आक्रमण कर दिया तथा विद्रोह को कठोरता से कुचल दिया। नंबर 8 है मंगोलों के प्रति नीति। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में उत्तर पश्चिम से भारत पर मंगोलों के आक्रमण का भय सदैव बना रहा, परंतु बलबन ने उनके आक्रमण को रोकने के पूर्ण प्रबंध किए हुए थे। मंगोल भी दिल्ली सल्तनत से टक्कर लेकर अपनी शक्ति को नष्ट नहीं करना चाहते थे। 1259-60 ईस्वी में जब मंगोल नेता हलाकू ने एक दूत मंडल दिल्ली भेजा तो बलबन ने उसका बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर सैनिक शक्ति का भी प्रदर्शन किया गया। इसका उद्देश्य मंगोलों को दिल्ली सल्तनत की सैनिक शक्ति से परिचित करवाना था। बलबन की यह मंगोल नीति काफ़ी सीमा तक सफल रही। नंबर 9 है मूल्यांकन।
प्रधानमंत्री के रूप में बलबन ने दिल्ली सल्तनत की बहुमूल्य सेवा की। उसने हिंदू सरदारों तथा तुर्की सूबेदारों की विद्रोही प्रवृत्तियों को कुचलने में सफलता प्राप्त की। खोखरों तथा मेवाती जैसे खूंखार कबीलों, जिन्होंने जनता का जीवन यापन कठिन बना दिया था, को सबक सिखाया। उसने दरबारी षड्यंत्रों तथा राजनीतिक हत्याओं पर अंकुश लगाया। इस प्रकार बलबन ने अपने अथक प्रयासों से दिल्ली सल्तनत की डगमगाती नया को डूबने से बचा लिया। आगे हम उसकी उपलब्धियों के बारे में जानेंगे। सुल्तान के रूप में बलबन की उपलब्धियां। 1266 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के पश्चात बलबन दिल्ली सल्तनत का नया सुल्तान बना। वह 1286 ईस्वी तक इस पद पर आसीन रहा। उसको गुलाम वंश के शासकों में सर्वाधिक महान माना जाता है। बलबन की महानता का उचित अनुमान लगाने के लिए हमारे लिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि जब वह सुल्तान के पद पर आसीन हुआ तो उसके समक्ष कौन सी समस्याएं थीं तथा उसने इन समस्याओं को किस प्रकार नियंत्रित किया। बलबन की समस्याएं। अब हम उसकी समस्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे। जब बलबन सुल्तान के पद पर आसीन था तो उसकी समक्ष कौन कौन सी समस्याएं थी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1266 ईस्वी में जब बलबन सुल्तान बना तो उसके समक्ष पर्वत जैसी विशाल समस्याएं खड़ी थी। साम्राज्य में चारों ओर अशांति तथा अराजकता का वातावरण था। इल्तुतमिश के कमज़ोर उत्तराधिकारियों के समय सुल्तान का प्रभाव बहुत क्षीण हो गया था तथा तुर्क अमीरों के दल चहलगानी का प्रभाव बहुत बढ़ गया था। वे सुल्तान को अपने हाथों का खिलौना समझते थे। वे जिसको चाहे सुल्तान बना देते थे तथा जब चाहे उसे यमलोक पहुंचा देते। ऐसी स्थिति का लाभ उठाकर प्रांतीय सूबेदारों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न तीव्र कर दिए। राजपूत राजाओं ने भी स्वतंत्रता के लिए विद्रोह करने प्रारंभ कर दिए। मंगोलों के आक्रमणों के कारण दिल्ली सल्तनत की स्थिति अधिक डगमगाने लगी थी। ऐसा स्वर्ण अवसर देखकर राज्य भर में चोरों तथा डाकुओं ने भारी लूटमार मचा रखी थी। इस कारण लोगों में बहुत आतंक फैला हुआ था। राज्य का कोष रिक्त होने के कारण सुरक्षा प्रबंधों की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा सकता था। इस प्रकार दिल्ली का सिंहासन बलबन के लिए कोई फूलों की सेज नहीं था। अब मुख्य सफलताएं। बलबन ने परिस्थितियों को देखते हुए नई विजयों का विचार त्याग दिया और उसने दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ करने का निश्चय किया। समस्याओं पर नियंत्रण पाने के लिए बलबन ने रक्त और लौह की नीति धारण की। बलबन की महत्वपूर्ण सफलताओं का वर्णन निम्नलिखित अनुसार है। नंबर 1 है मेवातियों का दमन। मेवातियों ने दिल्ली तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में भयंकर लूटमार मचा रखी थी। वे कुओं से पानी भरने आई युवा लड़कियों से दुर्व्यवहार करते थे और उनका बहुत अपमान भी करते थे। मेवातियों के भय से लोग सायंकाल घरों से बाहर नहीं निकलते थे। बलबन ने इस अराजकता को समाप्त करने तथा शांति स्थापित करने के लिए मेवातियों को सख्ती से कुचल दिया। बड़ी संख्या में मेवातियों का वध कर दिया गया। उनकी स्त्रियों को दासी बनाकर बेच दिया गया। बलबन ने उन वनों को साफ करवा दिया जहां मेवाती शरण लेते थे। लोगों की सुरक्षा के लिए अनेक स्थानों पर सैनिक छावनियां स्थापित कर दी गई। इस प्रकार मेवातियों की शक्ति का दमन किया गया और लोगों ने सुख की सांस ली। दूसरा है दोआब तथा अवध के डाकुओं को समाप्त करना। दोआब तथा अवध के क्षेत्रों में डाकुओं की भरमार थी। इन डाकुओं के कारण लोगों में भारी अशांति फैली हुई थी तथा व्यापारियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना सुरक्षित नहीं था। इसके अतिरिक्त उनके उत्पात के कारण राज्य के पूर्वी क्षेत्रों से संपर्क स्थापित करना बहुत कठिन हो गया था। इनका शीघ्र से शीघ्र दमन न कर सकने पर साम्राज्य की सुरक्षा भीषण संकट में पड़ सकती थी। बलबन ने उनका दमन करने के लिए अनेक शहर स्थलों को नष्ट कर दिया, अनेक गांवों को जला डाला, बड़े पैमाने पर डाकुओं की हत्या कर दी गई, उनकी स्त्रियों तथा बच्चों को दास बना लिया गया। इस प्रकार इन क्षेत्रों में पूर्ण शांति तथा सुरक्षा स्थापित की गई। नंबर 3 है कटेहर के विद्रोहियों का दमन। कटेहर रुहेलखंड के हिंदू विद्रोहियों की संख्या में बड़ी तीव्रता से वृद्धि हो रही थी
उन्होंने सारे प्रदेश में अशांति फैला रखी थी। वे इतने शक्तिशाली हो गए थे कि उन्होंने इक़्तिदार के आदेश मानने से इनकार कर दिया था। बलबन ने स्वयं एक विशाल सेना के साथ अचानक आक्रमण करके बहुत से विद्रोहियों को पकड़ लिया। 8 वर्ष से ऊपर के सभी पुरुषों का वध कर दिया गया। महिलाओं को गुलाम बना लिया गया। विद्रोहियों की बस्तियों में आग लगा दी गई। बलबन की इन बर्बर कार्रवाइयों के द्वारा विद्रोहियों के हृदयों में आतंक कायम किया गया। परिणाम स्वरूप लंबे समय तक किसी विद्रोही ने सिर उठाने का साहस न किया। इस प्रकार बलबन ने अपने राज्य के प्रारंभिक वर्षों में राज्य में फैली अराजकता को दूर किया तथा शांति व्यवस्था स्थापित की। चौथा है सुल्तान के गौरव की पुनर्स्थापना। इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात सुल्तान की शक्ति तथा सम्मान में काफ़ी कमी आ गई थी। तुर्क अमीर अधिक शक्तिशाली होते जा रहे थे। बलबन ने सुल्तान के गौरव की पुनर्स्थापना के लिए ईरानी परंपराओं का अनुकरण किया। उसने दैवी अधिकार के सिद्धांत को प्रचलित किया। इसका अर्थ है कि सुल्तान को शासन करने का अधिकार परमात्मा की ओर से मिला है। उसने जिले इलाही अथवा ईश्वर की छाया के सिद्धांत को प्रचलित किया था। इससे अभिप्राय था कि वह पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। बलबन ने अपने आप को तुर्की वीर नायक अफरासियाब का वंशज घोषित किया। उसने तुर्क अमीरों को सुल्तान की सर्वोच्चता मानने के लिए बाध्य किया। उसने दरबार में प्रचलित नियमों का कड़ाई से पालन करवाया। उसने दरबार में हंसी मजाक बिल्कुल बंद करवा दिया। वह न स्वयं हंसता था और न ही दूसरों को हंसने की अनुमति देता था। उसने अमीरों को सिजदा, सम्राट के सामने झुककर उसका सम्मान करना तथा पैवोस, सम्राट के पांवों का चुंबन करना की प्रथाओं को मानने के लिए बाध्य कर दिया। उसने राज्य के उच्च पदों पर केवल कुलीन परिवार के सदस्यों को नियुक्त किया। वह साधारण व्यक्तियों से घोर घृणा करता था। उसने सामाजिक सभाओं में होने वाले नृत्य, संगीत तथा मदिरापान पर पूर्ण निषेध लगा दिया। उसने स्वयं भी इनका अनुसरण किया ताकि कोई भी उसे विचलित अवस्था में न देख सके। बलबन के राजत्व सिद्धांत का उद्देश्य राज्य के सैनिक और प्रशासनिक अधिकारियों पर अपना प्रभुत्व कायम करना तथा जनसाधारण के मन में भय और आतंक उत्पन्न करना था। इस प्रकार बलबन सुल्तान के गौरव की पुनर्स्थापना करने में सफल हुआ। नंबर 5 है सेना का पुनर्गठन। बलबन की निरंकुशता का मुख्य आधार स्तंभ उसकी सेना थी, अतः उसने इसे शक्तिशाली बनाने के लिए विशेष ध्यान दिया। उसने केवल युवकों को सेना में भर्ती किया तथा दुर्बल तथा वृद्ध सैनिकों को सेवा मुक्त कर दिया। सैनिकों को ये निर्देश दिए गए कि वे निर्दोष तथा निर्धन लोगों को तंग न करें। उसने सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए अनुभवी सेनानायक नियुक्त किए। सैनिकों में कड़ा अनुशासन लागू किया गया। सैनिकों को दी जाने वाली जागीरें बंद कर दी गई और उन्हें नकद वेतन की व्यवस्था की गई। सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नए दुर्गों का निर्माण किया गया। पुराने दुर्गों की मुरम्मत करवाई गई। योग्य और प्रतिभावान व्यक्तियों को ही सेना के उच्च पद प्रदान किए गए। संभवतः बलबन ने घोड़ों को दागने तथा सैनिकों को हुलिया रखने की प्रथा आरंभ की। इस प्रकार बलबन अपने अथक प्रयासों के कारण एक शक्तिशाली सेना का गठन करने में सफल हुआ। इस शक्तिशाली सेना के कारण ही बलबन देश के विदेशी आक्रमणों तथा आंतरिक विद्रोहों से सुरक्षित रखने में सफल रहा। नंबर 6 है बंगाल के विद्रोह को कुचलना। 1279 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार तुगरिल खां ने बलबन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। उसके विरुद्ध बलबन द्वारा भेजे गए सैनिक अभियानों को कोई सफलता न मिली। अब बलबन ने तुगरिल खां को सबक सिखाने के लिए स्वयं बंगाल की राजधानी लखनौती की ओर कूच किया। तुगरिल खां को शीघ्र ही बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी गई। इसके पश्चात बलबन ने बंगाल के लोगों पर ऐसे अमानवीय अत्याचार किए कि लोगों की आत्माएं कांप उठी। इन अत्याचारों के कारण किसी अन्य प्रांत को बलबन के विरुद्ध विद्रोह करने का साहस न हुआ। बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। नंबर 7 है मंगोलों के विरुद्ध उठाए गए पग। बलबन ने भारत को मंगोलों के अत्याचारी आक्रमणों से सुरक्षित रखने के लिए
विशेष पग उठाए। उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए कुशल तथा वीर सैनिकों को नियुक्त किया गया। मुल्तान, सुनाम तथा समाना में विशेष रूप से तैयार की गई सेना को लाया गया। सीमा पर कई नए दुर्गों का निर्माण करवाया गया तथा पुराने दुर्गों का जीर्णोद्धार किया गया, उन्हें तोड़ा गया। सैनिकों को आधुनिकतम अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित किया गया। इस सीमा की रक्षा के लिए बलबन ने अपने पुत्रों बुगरा खान तथा मोहम्मद को नियुक्त किया था। इन प्रयासों से 1279 ईस्वी में और फिर 1285 ईस्वी में भारत पर किए गए मंगोलों के आक्रमणों को असफल बना दिया गया था। इस कारण बलबन दिल्ली सल्तनत को सुरक्षित रख सका तथा उसके सम्मान में काफ़ी वृद्धि हुई। 1285 ईस्वी में मंगोलों के आक्रमण के समय बलबन का पुत्र मोहम्मद मारा गया था। बलबन अपने प्रिय पुत्र की मृत्यु के शोक को न सह सका तथा 1286 ईस्वी में वह भी इस संसार से चल बसा। नंबर 8 है प्रशासनिक पक्ष। बलबन ने देश में फैली राजनीतिक अस्थिरता को समाप्त करने के लिए सत्ता का केंद्रीकरण कर दिया। वजीर से सैनिक तथा वित्तीय शक्तियाँ वापस ले ली गई। प्रांतीय गवर्नरों को समय समय पर प्रांत की रिपोर्ट सुल्तान को देने के लिए कहा गया। चहलगानी की शक्ति को काफ़ी कम कर दिया गया। राज्य के सभी महत्वपूर्ण पदों की नियुक्ति बलबन स्वयं करता था। बलबन ने लोगों को निष्पक्ष न्याय देने का भी प्रयत्न किया। उसके शासनकाल में प्रत्येक व्यक्ति को कानून के सामने समान समझा जाता था। उच्च अधिकारियों को भी अपराध करने पर कठोर दंड दिए जाते थे। राज्य पर पूर्ण नियंत्रण रखने के लिए देश भर में गुप्तचरों का जाल बिछाया गया। इस प्रकार बलबन ने अपने प्रयत्नों से दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ किया। नंबर 9 है बलबन का मूल्यांकन। निस्संदेह बलबन दिल्ली सल्तनत के महान शासकों में से एक था। उसने दिल्ली सल्तनत को ऐसे समय सुदृढ़ बनाया जब उसके अस्तित्व को भारी खतरा था। उसने रक्त और लौह की नीति अपनाकर मेवातियों, दोआब तथा अवध के चोरों तथा कटेहर के हिंदू विद्रोहियों को कुचलने में सफलता प्राप्त की। इस कारण साम्राज्य में एक लंबे समय से फैली अराजकता को दूर करके शांति की स्थापना की जा सकी। बलबन ने सुल्तान के सम्मान को पुनः स्थापित किया। चहलगानी के प्रभाव को काफ़ी कम कर दिया गया। सेना को अधिक शक्तिशाली बनाया गया ताकि साम्राज्य को सुरक्षित रखा जा सके। बंगाल के विद्रोहों को ऐसी कठोरता से कुचला गया ताकि कोई भी विद्रोही पुनः सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह करने का साहस न करे।